हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं कि आप अपना ITR-1 सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, जो सैलरी पाते हैं, वो स्वयं ITR-1 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप पाते हैं GST, इनकम टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट, जो कि है www.incometax.gov.in पे। वहाँ पे जाने के बाद आपको राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वो आपका पूछेगा। यूज़र आईडी हमेशा ही आपका पैन नंबर होता है। आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आप कंफर्म कीजिए और आपका जो भी पासवर्ड है आप उस पासवर्ड को यहाँ पे पुट डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, आपके सामने एक वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल और आपका नाम शो होगा, राइट। इसके बाद सिंपली आपको जाना है ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। करेंट आपका असेसमेंट ईयर है। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, बोलेगा ऑनलाइन आपको फाइल करना है या ऑफलाइन फाइल करना है। हमें ऑनलाइन फाइल करना है। प्रोसीड करेंगे। हमने ऑलरेडी कुछ पहले रिटर्न्स को सेव करके रखा हुआ तो सेव ड्राफ्ट में दिखेगा, हमने नहीं किया, हमको फ्रेश रिटर्न फाइल करना है तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब हम इंडिविजुअल है, HUF है, अदर्स है। अभी इन केस में हम ITR-1 केस में हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल में क्लिक करके कंटिन्यू का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमें अपने ITR फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा तो हम ITR-1 अभी फाइल कर रहे हैं, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अप्लीकेबल है। हम उसको यहाँ पे लिखा भी है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम अप टू 50 लाख। यदि 50 लाख तक इनकम है तो ITR-1, 50 लाख के ऊपर इनकम है तो ITR-2। हैविंग द इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ETC एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपये। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने जो ITR-1 है, इनकम टैक्स रिटर्न 1 है, वो आ गया, जो अप्लीकेबल है 50 लाख के नीचे। मतलब आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो ही आपको ये अप्लीकेबल है, राइट। 50 लाख के ऊपर है तो ITR-2 डालना होगा। तो इसमें 3 आपके पास टैब आ गए हैं। फर्स्ट टैब है वैलिडेशन योर रिटर्न, ब्रेकअप प्रीफिल्ड, कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। 3 कॉलम आपको 3 स्टेज में आपको ये आपका रिटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। अब पहले आपको पूछ रहा है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसके ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम है, यस। TDS कट रहा तो डेफिनेटली यस। दूसरा है फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू fulfilling any of one or more below mentioned condition as per 7th proviso of section 139(1). section 139(1) of income tax act 1962 रिटर्न फाइलिंग की एक सेक्शन है जो फ्रीक्वेंसी बताती है। पहली कंडीशन क्या बोलता है, डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपके बैंक खाते में करेंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर एक जमा आपने किया है तो पहली कंडीशन आएंगी तो ये होगा। इनकट एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन। यदि आप फॉरेन विजिट करते हैं और आपका खर्चा 2 लाख से ऊपर हुआ है फॉरेन ट्रैवल में तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इनकट एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एंड एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 lakh ऑन
कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 1 लाख के ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है तो, और एनी अदर रीज़न से आप फाइल कर रहे हो, लाइक आपको नोटिस आए हैं उस वजह से आप फाइल कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन, मेरे केस में मेरी टैक्सेबल इनकम के ऊपर है, सैलरीड एम्प्लॉय को मैक्सिमम यही करना है, राइट। अब मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं कंटिन्यू जैसे ही करता हूँ वो बोलता है यू हैव अ फ्री फिल, मतलब प्री फिल डाटा आपकी इन्फॉर्मेशन में है, आप उसको भी ध्यान रखना है अपने को, राइट। ठीक है, ओके फाइन। अब मेरे को जो वैलिडेट रिटर्न में 5 स्टेप है, 5 स्टेप है जो मुझे फिल करनी है, राइट। पहली है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, दूसरी है ग्रॉस टोटल इनकम की, तीसरी है टोटल डिडक्शन की, चौथा टैक्स पेड की और टोटल टैक्स लायबिलिटी कंपटीशन की, राइट। अब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी सही है या नहीं है, राइट। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर रहता है, आपका नाम वगैरह रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि आप पीओसी में काम करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर है, रिटायर्ड हो गए तो पेंशन यदि आपको मिलती तो पेंशन में, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते तो अदर के ऑप्शन को आपको चूज करना है, राइट। नॉट अप्लीकेबल फैमिली पेंशन ईटीसी, फैमिली पेंशन से रिलेटेड आपकी इनकम है तो ये सारी चीज़ें नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। अब मेरे केस में ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो मैं अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब मैं फाइलिंग ऑफ सेक्शन, किस सेक्शन में मैं रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ, मैं सेक्शन 139(1) में फाइल कर रहा हूँ जो ड्यू डेट के पहले है। यदि ड्यू डेट के बाद आप फाइल करते हैं जिसे विलेटेड रिटर्न बोलते हैं तो 139 सबसेक्शन 4। यदि फाइल किया हो रिटर्न को आप रिवाइज करते हैं तो रिवाइज रिटर्न की सेक्शन होती है 139 सबसेक्शन 5। ओके, इन केस आपको ऑफिसर ने कंडोनेशन ऑफ डिले दिया है तो उस केस में सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में आपका रिटर्न जाएगा। तो इस केस में आपका रिटर्न जाएगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ड्यू डेट के पहले जो कि है 30 सितंबर, राइट। उसके बाद यदि कोई नोटिस आपको आया उसके अगेंस्ट आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये सारी सेक्शन लगेगी, अभी ये सेक्शन लगने वाली नहीं है। आर यू ऑप्टिंग फॉर अ न्यू टैक्स डिज़ाइन सेक्शन 115, यदि जो न्यू टैक्स डिज़ाइन है आप उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं चाहते तो नो। तो दोस्तों जो सेक्शन 115 BAC है, सेक्शन 115 BAC आपको क्या बोलती है मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे से देख के। सेक्शन 115 BAC बोलती है कि असेसमेंट ईयर 2021 में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। यदि आप इस स्लैब के अंदर आना चाहते हैं, मतलब नील से 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 25 और 15 के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन यदि आप इस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन चाहते हैं, ठीक है, सेक्शन 115 BC, तो आपको ये चीज़ अलाउड नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो क्या क्या चीज़ अलाउड नहीं होगा, पहले अप्लीकेबल किसको होती है कि जो इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं प्योरली सैलरीड इनकम हो, बिजनेस इनकम उसमें ना हो, राइट। कैलकुलेशन जो होगा विदाउट एग्जेम्पशन और डिडक्शन के होगा। चैप्टर 6A मतलब LIC वगैरह के डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 24B मतलब हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिडक्शन और एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, ओल्ड स्कीम का स्लैब रेट या न्यू स्कीम का स्लैब रेट। यदि आपके डिडक्शन ज़्यादा हैं तो आप ओल्ड स्कीम में जाइए। आप यदि दोस्तों आपकी डिडक्शन ज़्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है चैप्टर 6A का, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है आपकी उसका इंटरेस्ट वगैरह आपका जाता है तो आप इसको नो करिए। यदि आपकी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है, LIC की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको यस करिए, सो दैट कि आप क्या करोगे, आपको कम टैक्सेशन वाला स्लैब रेट मिलेगा। ओल्ड जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट का टैक्सेशन रेट अलग है, राइट। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया सेक्शन 115 BAC, है ना। डिपेंड अपॉन रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत अच्छा है अपना, बहुत है तो पुराना स्लैब रेट के हिसाब से करिए, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो नया स्लैब। चलिए शुरू करते हैं।
तीसरा है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में दोस्तों आपको किस खाते में रिफंड चाहिए आपको उसको सेलेक्ट करना है, राइट। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ यदि वैलिडेटेड नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आपको प्री वैलिडेट इसको करना होगा। तो इसको प्री वैलिडेट कैसे करते हैं, आपको प्री वैलिडेट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि आपको प्री वैलिडेट करने के लिए अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। यहाँ से प्रोफाइल में आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं करूँगा तो मेरा फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आप जैसे ही अपनी प्रोफाइल्स में जाएंगे वहाँ पे बैंक डिटेल में जाएंगे, आपकी बैंक डिटेल प्रीफिल आ जाएगी वहाँ पे, उसको सिर्फ प्री वैलिडेट करना है आपका मोबाइल नंबर जीमेल डाल के। तो ओटीपी भी वो मांगेगा, ओटीपी डाल के आपको प्री वैलिडेट करना है। यदि नहीं है तो, यदि ऑलरेडी प्री वैलिडेट है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है जिस खाते में आपको पैसे चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इस बार क्रॉस चेक करना जरूरी है कि आपका खाता सही है या नहीं। तो दोस्तों आप अपना बैंक को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, व्यू बैंक डिटेल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब मैंने ये सेलेक्ट कर चुका हूँ, अब मैं कंफर्म। आप चाहें तो अनदर बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। यदि आपका प्री वैलिडेट नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए और उस पर रिफंड के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी होगी। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे मैं जाऊँगा, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम पे जाने के बाद वो पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कॉस्ट ट्रैवल टू टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस। यदि आपका कोई इसी प्रकार का, इस प्रकार का एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है, तो आपको यदि टूर ट्रैवल का एक्सपेंस हुआ है तो उसका, यदि आपको एम्प्लॉयर ने उसका आपको अलाउंसेस दिया है तो वो यहाँ पे आएगा। इस केस में नहीं है तो नो आएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, इस टाइप के कोई भी अलाउंसेस आपको मिले, चिल्ड्रन अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, जो फॉर्म 16 में लिखा होता है तो आप यहाँ पे डालना है। यस जैसे करेंगे तो कॉलम आपके आ जाएगा, मेरे केस में नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन रिस्पेक्ट हाउस रेंट HRA। यदि आपके एम्प्लॉयर आपको HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो आप रेंट पे रहते हो उसका रिइंबर्समेंट यदि वो देता है, फॉर्म 16 में मेंशन है तो यस करना है। यस करने के बाद वहाँ पे अमाउंट फिल करना है। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करता हूँ। ये जितने भी अलाउंसेस यदि आपके फॉर्म 16 में दिखते तो यस करके वहाँ का अमाउंट पुट करना है, राइट। यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंसेस। यदि लीव ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिला है तो यस करिए, अमाउंट लिखिए, नहीं मिला तो नो करिए। मेरे केस में नो है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। किसी भी टाइप का एनी अदर एग्जेम्पशन आप करना चाहते हैं तो उसमें यस करिए। यस करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारी लिस्ट है, ये सब आपके फॉर्म 16 में मेंशन होता है। यदि ये सब आपको मिला है तो यस करिए, तो नो। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर देता हूँ, राइट। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से क्या इनकम वो आपको एडिट करना है। आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए, राइट। फॉर्म 16 अपने हाथ पे लेके रखिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी होगी। अब ग्रॉस टोटल इनकम वाला मुझे करना है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। जैसे आप इसको एडिट करेंगे आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको फॉर्म 16 के हिसाब से डिटेल्स भरनी है। तो चलिए मैं फॉर्म 16 के हिसाब से डिटेल भरता हूँ। तो दोस्तों मेरे फॉर्म 16 में मेरी जो इनकम है, मेरी जो फॉर्म 16 में जो इनकम है वो 15,43,107 है, राइट। इसमें मेरे फॉर्म 16 में मुझे वैल्यू ऑफ रिक्विजिट मिला है एज पर सेक्शन 72, जो मेरे सैलरी में ऐड होगी 8706। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी फॉर्म 16 में लिखी होती है। इनकेस होगी तो आपको यहाँ डालना, नहीं होगी तो नहीं डालना है। यदि फॉर्म 16 में किसी भी प्रकार का अलाउंसेस आपको मिला है जो एग्जेम्प्टेड है, जिसकी लिस्ट यहाँ पे हुई है, आपको फॉर्म 16 में सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करना है और अमाउंट यहाँ पुट करना है, राइट। और एक से ज़्यादा नेचर ऑफ अलाउंसेस है तो ऐड प्लस ऐड अनदर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। नेट सैलरी आपके फॉर्म 16 से मैच हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो 50,000 अलाउड है, जो 50,000 यहाँ पे आ गया मेरा स्टैंडर्ड। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको कुछ मिला होगा तो आपको पुट करना है। प्रोफेशनल टैक्स 2500 जो कट्टा है अपना एम्प्लॉयर ने जो काटा है वो यहाँ लिखना है। आपकी स्क्रीन में नेट सैलरी आपके फॉर्म 16 से मैच होगी जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, राइट। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटेशन आ जाएगा।
इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीड आपका आ गया जो फॉर्म 16 से मैच होगा। इसके अलावा आपकी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हो या हाउस प्रॉपर्टी का लोन हो तो आपको यहाँ 24B में इंटरेस्ट अलाउड होता है अप टू 2 लाख रुपीज़। तो आपको तो हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपका हाउसिंग लोन है या आप हाउस को अपना ओन हाउस को रेंट पे दिया है तो रेंटल इनकम यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना होता है उसका। मेरे केस में नहीं है, यदि आपके केस में ही होता है तो आपको सेलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ओन प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेंटेड नहीं दिया है, जिसके लिए आपने लोन वगैरह लिया है, होम लोन लिया है तो सेक्शन 24B में होम लोन का इंटरेस्ट अप टू 2 लाख तक अलाउड है, राइट। और चैप्टर 6A में रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट अलाउड है। लेट आउट मतलब ओन प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दिया हुआ है तो उसकी इनकम है जो टैक्सेबल है। जिससे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट पेबल जो अलाउड होता है बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट, जो 2 लाख तक अलाउड है और आपका वो टोटल इनकम से लेस हो जाएगा, राइट। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैक्सिमम सैलरीड लोगों का होम लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट का 24B अप टू 2 लाख और प्रिंसिपल का चैप्टर 6A में मिलता है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है लाइक इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट आपके पास आता है या और भी अन्य टाइप की इनकम आपकी जो है जो सैलरीड को छोड़ के और हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के जो भी टाइप की इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। जैसे FD का इंटरेस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उससे कोई आपने खरीदी बिक्री करके पैसे कमाए हैं या और एनी अदर इनकम जो आपने किया है वो वहाँ पे आएगा, राइट। एग्जेम्प्ट इनकम में क्या इनकम, जैसे हाउस आपकी एग्रीकल्चर इनकम से और ऐसी कोई इनकम जो एग्जेम्पशन है जिसमें टैक्स नहीं लगता वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है, मैक्सिमम सैलरीड के केस में ये नहीं होता। सैलरीड के केस में सिर्फ FD का इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम टाइम में, या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिनके इंटरेस्ट होता है वो ऐड करके आपको यहाँ पे डालना है, राइट। डिविडेंड वगैरह मिलता है शेयर में, वो डालना है, कंफर्म करना है आपको। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो देखिए पहला जो टैब था वो मेरा कंफर्म हो चुका है, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम का जो टैब है वो कंफर्म हो चुका है, तीसरा अब मेरा इनेबल हो गया है जो है टोटल डिडक्शन का। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं और यदि वो अप्लीकेबल है तो अमाउंट आपको वहाँ पर डालना है, राइट। तो आपने यदि इस टाइप का डोनेशन किया है तो यस करना, अमाउंट। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यदि आपने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल को छोड़ के आपने डोनेशन दिया है जो इनकम टैक्स में अलाउड होता है 80G में, तो आपको यस करना है, नो तो नो करना है। मेरे केस में नहीं है, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड टू, इस टाइप का डोनेशन आपने दिया है साइंटिफिक रिसर्च की तो यस करना है, नहीं तो नो। मैक्सिमम केस में नो ही होता है। दोस्तों जो आपने डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए यस तो यस करके अमाउंट पुट करना है। यदि आपने 80GG में डोनेशन दिया है तो उसको यस करना है, नहीं तो नो करना है, राइट। 80GG का डिडक्शन जो आपको मिलता है, राइट। उसके बाद आर यू एलिजिबल क्लेम पेमेंट टुवर्ड द लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, 80C का जो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट आपने किया हुआ है प्रोविडेंट फंड का, LIC का, तो वहाँ लिखना है यस। तो मेरा ये है यस, तो मैं यस लिखूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे अमाउंट। तो 80C का डिडक्शन मैंने डाल चुका हूँ। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में आपने पैसा डाला हुआ तो यस करके वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, राइट। यदि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसका आपने पेमेंट किया है और मेडिकल ट्रीटमेंट के जो 5,000 रुपीज़ कैश के अलाउड होते हैं वो आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे उसको यस करना है, राइट। आप यस करेंगे वो बोलेगा शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड, तो 80D का शेड्यूल आगे आएगा जिसको अपने को फिल करना है, तो ऑटो फिल यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। यदि आपने अपने चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, राइट, तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे आता है, यस आपको करना है। यदि आपने सेल्फ के लिए लिया हुआ है या रिलेटिव के लिए लिया हुआ है, अपने चाइल्ड के लिए लिया हुआ तो यस करके आपको लिखना है। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करता हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, और अदर टाइप के डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, यदि ये सारे डिडक्शन है तो यस, तो यस, ये है तो यस करना है, नो तो नो करना। मैं नो करूँगा क्योंकि मेरे और भी किसी टाइप की डिडक्शन नहीं है और कंटिन्यू करता हूँ।
अब देखेंगे जो 80D का शेड्यूल आपके पास आ गया है, राइट। 80D के शेड्यूल में आप जाएंगे, ये सब चीज़ आपके फॉर्म 16 में अवेलेबल है। फॉर्म 16 को देख के ही आपको फिल करना है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेदर यू और योर फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग फैमिली सीनियर सिटीजन, नो। यदि सीनियर सिटीजन है तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिए अपना, ठीक है। वेदर एनी ऑफ वन पेरेंट सीनियर सिटीजन, नो, नॉट क्लेमिंग। यदि है तो आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। सेव कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि मेरे सारे डिरेक्शन डाल के हो गए। एज पर फॉर्म 16 मैंने डिरेक्शन डाला हूँ और उसके अदर डिरेक्शन भी मैंने डाला हूँ, राइट। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा, राइट। तो मेरे 3 जो 4th जो टैब थे उसमें से मेरे 3 टैब कंफर्म हो गए। 4th टैब जो है मेरे टैक्स पेड का है, तो मैं अब इसको फिल करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे प्री फिल में टैक्सेशन नहीं दिख रहा है कि मेरा TDS कितना कटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26 ES को व्यू करना पड़ेगा, जिसमें आपका जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ वो शो होता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आपका जो 26 ES में TDS कटा है आपके फॉर्म 16 के TDS से मैच होना चाहिए। तो अपन चलिए, अभी तक तो मेरे ये 3 टेस्ट सेव हो चुके हैं, तो मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि 26 ES कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको जाना है ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म में, और इनकम टैक्स फॉर्म में जाने के बाद आपको व्यू 26 ES में जाना है, कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे वो आपको TDS ट्रेसेस के साइड में लेके जाएगा। आपको सिंपली एग्री करना है, यहाँ पे प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ES करना है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 21-22 का अपने को देखना है, HTML व्यू एंड डाउनलोड। ये आपको दिख गया कि अब मेरा TDS 235,612 कटा हुआ है, ठीक है। फॉर्म 16 से मैं इसको मैच कर लेता हूँ, तो मेरे फॉर्म 16 में भी 235,612 TDS कटा है, तो ये सही है, राइट। इसमें और चेक कर लीजिए एनी अदर आपकी इनकम शो हो रही है क्या, राइट। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम शो हो रही है जैसे मेरी, तो ये मेरी अदर सोर्सेज में 223 रुपये जाएगी। यदि FD वगैरह के इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे शो होता है। तो अभी इस केस में सिर्फ मेरा 223 रुपये मुझे डालना है, जो मेरा इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट आया हुआ है। तो फॉर्म 16 में दोस्तों आपकी जो TDS डिडक्ट हुआ वो दिखेगा, जो फॉर्म 26 ES से मैच होगा। जो TDS आपका शो हो रहा है 26 ES में, सेम फॉर्म 16 में होगा, राइट। इसके अलावा भी आपको और एनी अदर इनकम हुई है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होगी, FD का इंटरेस्ट होगी, जिसमें TDS कटा हुआ तो शो होगी, वो आपको अदर सोर्स में दिखाना है। मेरी यहाँ पे एक इनकम दिख रही है जो इनकम टैक्स का रिफंड है, मुझे इंटरेस्ट मिला 223 रुपये का, जो मुझे शो करना होगा अपनी अदर सोर्स की इनकम में। अदरवाइज़ ये नहीं शो किए तो आपको नोटिस आ जाएगा, राइट। अब अपन चलते हैं अपनी फाइलिंग पे। फाइलिंग पे मेरा TDS शो नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐड डिटेल ऑफ TDS ऑन सैलरी पे क्लिक किया। 10 नंबर पूछ रहा है, तो मैं 10 नंबर यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसलिए मैंने 26 ES डाउनलोड किया था। कॉपी करता हूँ, डिडक्टर का नाम भी यहाँ से मुझे मिल जाएगा, इनका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने कर दिया, राइट। अब उसमें पूछ रहा है कि टोटल इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज कितनी है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, 1630,167, ये आपको लिखना है यहाँ पे 1630,167। TDS कितना डिडक्ट हुआ वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, 235,612, तो आपको यहाँ लिखना है 235,612, राइट। और इसको ऐड करना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे, अब यहाँ 0 दिख रहा था तो यहाँ 135,612 रुपये आ गया, जो अपना फॉर्म 16 में भी हो रहा है। इसको भी आप कंफर्म कर दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों आपके सारे जो तेरा नंबर दे दूंगी इसको। तो जब आपके चारों टैब कंफर्म आप कर देते हैं, उसके बाद आप सबमिट करिए, तो आपको ये समरी आपको भी होगी, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड अमाउंट सो एंड सो। यदि आप ये श्योर हैं, आप चेक कर लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, आपका टोटल आपकी जो इनकम है वो आप चेक कर लीजिए, रेट, टैक्स का रेट, ये सब चेक करके आप प्रीव्यू रिटर्न्स में क्लिक करिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको क्लिक करिए, आप नाम चेक करिए, सेल, पैन नंबर आ जाता, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको कुछ नहीं डालना है, ये कुछ नहीं डालना है, राइट।
अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे आपके सामने आपका ITR फिल किया हुआ फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है आपको। साइट थोड़ी स्लो है, मे बी आप इरिटेट होंगे। अब आपको मैसेज आ जाएगा योर वैलिडेशन इज सक्सेसफुल राइट विदाउट एनी एरर। अब आपको प्रोसीड टू वेरीफाई में जाना है। प्रोसीड टू वेरीफाई में आपको ऑप्शन देगा ई वेरीफाई नाउ, इंस्टेंट ई वेरीफाई आधार OTP से, बैंक अकाउंट से और डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर 120 दिन के, या आप उसको प्रिंट निकाल के साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर भी भेज सकते हैं। सबसे इजी वे होता है आधार से आपको ई वेरीफाई करना OTP। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड आप इनकम टैक्स के पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसमें ऑप्शन जनरेट करूँगा, वुड लाइक टू ई वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विद आधार। कंटिन्यू, एग्री, जनरेट OTP अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जा चुका है, जो आपको यहाँ पे डालना है। आपको मोबाइल पे आया OTP यहाँ पे डालना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट के बटन में दबाना है। मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। ओके, आपका रिटर्न यहाँ पे फाइल हो गया। आप फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका रिटर्न जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा आपका रिफंड आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।